वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 29 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है सीएसएम और सीपीएसबी के बारे में, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मींस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच। इन बैचेस के माध्यम से आप प्रीलिम्स और मींस की स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर गिवन है, जिन्हें आप पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इन कोर्सेज के बारे में अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में है। आप इसे एब्रीविएशन के फॉर्म में VSHO RADS बोल सकते हैं। नाम से स्पष्ट हो गया होगा कुछ थोड़ा बहुत तो कि ये शॉर्ट रेंज पर हमें डिफेंस प्रोवाइड करवाएगा किसी भी एरियल थ्रेट को लेकर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने अभी हाल ही में 2 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स की हैं इस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसके माध्यम से हम किसी भी दुश्मन एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं टारगेट करके और खुद के डिफेंस को इंश्योर कर सकते हैं। जब टेस्ट किया गया तो एक ऐसी फैसिलिटी से इस डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि मैन पैड है। एक बार ये तैयार हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि इस प्रकार के लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, रैदर एक इंडियन सोल्जर इसे कंधे पे रखकर फायर कर सकेगा। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे मैन पैड कहा जाता है, वो कुछ ऐसे काम करते हैं जहां पर एक सोल्जर इसे कंधे पे रख के लॉन्च कर सकता है और किसी भी एरियल थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर्पस यही है कि जो लो एल्टीट्यूड के एरियल थ्रेट्स होते हैं शॉर्ट रेंज में, हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकें, सोल्जर्स ही डिस्ट्रॉय कर सकें। कितना शॉर्ट रेंज यहां पर देखिए दिया गया है। देखिए ये जो लॉन्च, ये पूरा लॉन्चिंग ट्यूब है, ये 6.5 फीट लंबा है। 28 to 55 पाउंड इसका वेट होता है इन जनरल, मतलब इतना होता है कि सोल्जर इसे उठाकर लॉन्च कर सकता है। ये 15,000 फीट की हाइट पर और 3.2 माइल्स की डिस्टेंस तक अटैक करने में कैपेबल है जो मैन पैड है। तो ये तो बेसिक जानकारी आपको मिल गई। यहाँ पर इन जनरल जो मैन पैड्स हैं वैसे काम करते हैं। ये लो एल्टीट्यूड पर टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगाया गया है जिससे ये प्रोपेल होगा। फर्दर इसमें कुछ और भी टेक्नोलॉजीज को ऐड किया गया है, जैसे कि मिनिचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम। जो रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है वो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से आप लॉन्च करने के बाद डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि जो डिफेंस सिस्टम है उसमें जो मिसाइल है वो इस तरफ जा रही है और आपको आवश्यकता महसूस हुई कि इसे थोड़ा सा डाइवर्ट करने की जरूरत है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक थ्रस्ट लगेगा जो इसको यहाँ पे डाइवर्ट कर देगा। इसे ही रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाए गए हैं, मतलब एविएशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके जिस तरीके से आप पूरा मैकेनिज्म डेवलप करके ऑपरेट करते हैं, दैट इज एवियोनिक्स, तो उसका भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो जो VSHO RAD है ये एक्सट्रीमली वाइटल है हमारे डिफेंस के लिए। मेजर सिटीज को डिफेंड करना हो या फिर इंपॉर्टेंट लोकेशंस को डिफेंड करना हो। अभी तक जो डिफेंस सिस्टम हम इस्तेमाल करते आए हैं 2000 एयर डिफेंस गन्स L-70 और ZU-23, लेकिन इनका इस्तेमाल 40 सालों से हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। आवश्यकता है कि हम और बढ़िया क्वालिटी के नए डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जब मिल जाएगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तो उसके बाद उनकी कैपेसिटी इनहेंस हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल व्हाइट फ्लाई के बारे में है, यानी कि सफ़ेद रंग की एक मक्खी। ये नॉर्मल जो आपको हाउस फ्लाई दिखती है उतनी बड़े तो नहीं होते, छोटे होते हैं, मुश्किल से दिखते हैं, लेकिन ये फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। व्हाइट फ्लाई अटैक देखने को मिल रहा है कॉटन की फसलों के ऊपर पंजाब और राजस्थान में, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये काफ़ी सीरियस पेस्ट है जो कॉटन के पत्तों के नीचे जाकर छुप जाता है और उसके बाद धीमे धीमे जो कॉटन लीफ है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है। ये बिल्कुल वैसे ही स्प्रेड होता है जैसे कॉटन लीफ कर्ल वायरस स्प्रेड होता है और नुकसान भी उसी लेवल का पहुंचाता है। ये किस पे फीड करते हैं? पत्तियों का जो रस होता है ये इसे खाते हैं, पीते हैं, उसी से इनका काम चलता है। और उसके अलावा ये एक फ्लूइड रिलीज करते हैं। वो फ्लूइड पत्तों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, बिकॉज उसी के ऊपर ब्लैक फंगस ग्रो करता है जो पत्तों को डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर उनकी जो कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस की उसको रिड्यूस कर देता है। प्लांट्स इससे वीक हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी धीमे धीमे कमजोर हो जाती है। अगर हम बात करें इस फ्लाई की ओरिजिनेशन की तो ये कैरेबियन आइलैंड का नेटिव है, सेंट्रल अमेरिका में। ये फर्स्ट इन्वेजिव व्हाइट फ्लाई है जिसे केरला में 1995 में रिपोर्ट किया गया। उसके बाद ये धीमे धीमे कई सारे अन्य हिस्सों को भारत के प्रभावित करने लगा। जो व्हाइट फ्लाई है ये लगातार
अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, अलग अलग फसलों के ऊपर अपनी होस्ट रेंज को एक्सपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कई सारी वैल्यूएबल प्लांट स्पीसीज को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि कोकोनट, बनाना, मैंगो, गुआवा, कैश्यू, ऑयल पाम और भी कई सारी मेडिसिनल प्लांट्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। इसका जो होस्ट रेंज है व्हाइट फ्लाइज का, वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो इसका नेचर है, पॉलीफेगस नेचर जो इसका है, ये ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है इस वजह से। पॉलीफेगस नेचर का मतलब ये होता है कि कई प्रकार के जो फूड है उन पे फीड कर सकता है। अगर ये कई प्रकार के फूड को फीड कर सकता है तो वो उन सभी प्लांट्स को एक्सप्लॉइट करेगा और उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। फर्दर इनकी जो प्रोलिफिक ब्रीडिंग है, ये बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ जाती है और फसलों को बहुत नुकसान होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भगत सिंह जी के बारे में है। हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि चंडीगढ़ नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब नाम दिया जाएगा फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी के नाम के ऊपर। ये बहुत ही पावरफुल रिवोल्यूशनरी रहे, बहुत ही पॉपुलर रहे और इन्होंने इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था उसे एक नई दिशा दी। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के तौर पर इन्हें एक्नॉलेज किया जाता है। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। इनकी जो इनिशियल एजुकेशन थी वो दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में हुई थी, जिसे आर्य समाज के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। और उसके बाद ये नेशनल कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, जब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो ब्रिटिशर्स के स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उनको बाइकआउट किया जाता है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इन्होंने एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया। कई सारे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का ये हिस्सा रहे और इंटरनेशनल मूवमेंट के की फिगर रहे। ये मेंबर बने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सक्सेसर था। इन्होंने इंडिपेंडेंटली फाउंड किया 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया ऐसे लिखा था 1930 में, जब इन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया था लाहौर के सेंट्रल जेल में। टाइटल था व्हाई आई एम एन एथिस्ट। बीके दत्त जो कि एक इनके फेलो नेशनलिस्ट थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका 8 अप्रैल 1929 को। हालांकि इस बॉम्ब को फेंकने का उद्देश्य वहां किसी को जान से मारना नहीं था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू मेक द डीफ हियर। उनका ऐसा कहना था कि ब्रिटिशर्स उनकी बातें सुनते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें धीमी आवाज में बातें सुनाई नहीं पड़ती, तो उन्हें ज्यादा आवाज की जरूरत है। इसीलिए जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका गया तो उस लोकेशन पर बॉम्ब फेंका गया जहां पर कोई था नहीं, मतलब खाली स्पेस चुना गया। फर्दर बॉम्ब को इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं बनाया गया था कि उसका विस्फोट इतना ज्यादा हो कि लोग मारे जाएं, और उससे किसी की मौत भी नहीं हुई थी। लेकिन इन बिटवीन ये रिवील हो गया कि सैंडर्स के मर्डर केस में ये भी शामिल थे। तो भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को ब्रिटिशर्स ने फांसी पर चढ़ा दिया और इस तरीके से वो शहीद हो गए। भगत सिंह जी को महज 23 वर्ष की आयु में एग्जीक्यूट किया गया था और बहुत ही यंगर एज में ये देश के लिए शहीद हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नीलगिरी शोला किले के बारे में है। हाल फिलहाल में हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले शोला फॉरेस्ट में ये जो नीलगिरी शोला किले है, इसे स्पॉट किया गया है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हमें और रिसर्चेस रिक्वायर्ड है नीलगिरी शोला किले के ऊपर, ताकि हम इसे प्रिजर्व कर सकें। नीलगिरी ब्लू रॉबिन सोलिकोला मेजर इसे नाम दिया जाता है, नीलगिरी शोला किले भी कह दिया जाता है। छोटा सा पक्षी है। इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये लाइट येलो कलर में मिलेगा, मतलब येलो कलर बिल्कुल लाइट तो नहीं होता है। टैन बैली मिलेगी। ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं, बहुत आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। 900 टू 2100 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं शोला फॉरेस्ट में, अपर नीलगिरी में। जो शोला फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। ये मोंटाने फॉरेस्ट के पैचेस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जंगल है तो जंगल दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे पहाड़ों के ऊपर ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान हैं, कुछ पैचेस में आपको जंगल दिखेंगे। आपने इन जनरल जंगल देखा होगा तो वहां हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है, ऐसा नहीं होता। शोला फॉरेस्ट में ये जंगल पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी ये होती है कि इनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए ये कई प्रकार के वाइल्ड लाइफ को जगह देते हैं। तो शोला फॉरेस्ट जो हाइट पर उगने वाले फॉरेस्ट हैं, उनकी एक स्पेसिफिक टाइप है। हैबिटेट की बात करें अगर हम इस नीलगिरी शोला किले की, तो ये हाईली थ्रेटेंड हैबिटेट में रहते हैं। स्ट्रीम्स के आसपास रहते हैं, पानी तो चाहिए ही। कोई भी चेंज अगर इनके एरिया में या हैबिटेट में होता है तो इससे इनके ऊपर खतरा बढ़ जाता है। इनको थ्रेट्स है हैबिटेट लॉस के और क्लाइमेट चेंज के। प्रोटेक्शन स्टेटस IUCN में इनका इंडेंजर्ड है। इसके अलावा नीलगिरी के रीजन में नीलगिरी लॉफिंग थ्रश भी पाया जाता है, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है और उसे भी बचाने के प्रयास चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बाथुकम्मा फेस्टिवल के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी हाल ही में बाथुकम्मा
फेस्टिवल के सेलिब्रेशन को कर्तव्य पथ, जो इंडिया गेट का पहले राजपथ हुआ करता था, अब नाम बदल दिया गया है, कर्तव्य पथ रख दिया गया है, वहां पे इस सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। हालांकि जो सेलिब्रेशन है ये एनुअल फेस्टिवल का पार्ट है तेलंगाना के। इसे जो वुमेन है तेलंगाना में, विमेन वो सेलिब्रेट करती हैं नेचर की ब्यूटी को कमेमोरेट करने के लिए। जो मल्टीडिनस फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है नेचर की ब्यूटी को शोकेस करने के लिए। फेस्टिवल जो ग्रैंड सद्दुला बातुकम्मा होता है उसके एक हफ्ते पहले शुरू हो जाता है। एक्चुअली में बातुकम्मा फेस्टिवल का जो आखिरी दिन होता है उसे सादुला बातुकम्मा कहा जाता है। ये दशहरा के 2 दिन पहले आता है, तो उसके एक हफ्ते पहले ये जो पूरा फेस्टिवल है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। 9 डेज का ये एनुअल फेस्टिवल होता है जहाँ पे वुमेन एंड गर्ल्स गाती हैं, नाचती हैं, फ्लावर्स को अरेंज करती हैं और बाद में उन्हें लोकल पॉन्ड में बहा दिया जाता है। 2014 में जब से तेलंगाना को एक स्टेट का दर्जा मिला, बाथुकम्मा को एक स्टेट फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राम सेतु के बारे में है। हाल फिलहाल में अक्षय कुमार जी की एक नई मूवी राम सेतु का टीजर लॉन्च हुआ। एक बार फिर से राम सेतु को लेकर चर्चा होने लगी, जिसे कई बार एडम ब्रिज भी कहा जाता है। राम सेतु माइथोलॉजिकली लिंक करता था इंडिया को श्रीलंका से। ये 48 किलोमीटर का एक चेन है लाइमस्टोन शोला का। लाइमस्टोन के पत्थर हैं जिनसे ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इंडिया का जो साउथ ईस्ट कोस्ट है रामेश्वरम का, इसके अलावा जो श्रीलंका का नॉर्थ वेस्ट कोस्ट है मन्नार आइलैंड के पास का, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। राम सेतु का जिक्र आपको रामायण में मिलता है। रामायण की स्टोरी के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता को वनवास मिला था 14 वर्ष का। इन बिटवीन जो राक्षस राजा थे रावण, उन्होंने माता सीता का हरण किया और उन्हें श्रीलंका लेकर आ गए। चूंकि भगवान राम वनवास में थे तो उनके पास अपनी कोई सेना तो नहीं थी, तो उन्होंने सुग्रीव जी के साथ मिलकर एक वानर सेना तैयार की और उसी वानर सेना ने श्रीलंका तक जाने के लिए इस राम सेतु को बनाया। जिसके बाद जो भगवान राम की सेना थी वो श्रीलंका में जाकर अटैक कर पाती है, रावण को हराकर वो फाइनली माता सीता को वापस लेकर आते हैं। तो अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि रामायण में राम सेतु का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस है। हालांकि साइंटिफिकली अभी तक ये प्रूव नहीं किया जा सका है कि ये मैन मेड है और इसे मेजरली नेचुरल माना जाता है, लेकिन रामायण में इसे मैन मेड ही बताया गया है। जो स्ट्रक्चर है ये ना केवल हिंदू माइथोलॉजी में बल्कि मुस्लिम माइथोलॉजी में भी काफी प्रोमिनेंट है। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में तो बिल्कुल ये साफ है कि भगवान राम ने इसे बनाया था ताकि इस समंदर को क्रॉस करके श्रीलंका में जाके रावण से वो अपनी लड़ाई लड़ सके और माता सीता को वापस ला सके। इस्लामिक लीजेंड्स के अकॉर्डिंग एडम ने इसी ब्रिज का इस्तेमाल किया था श्रीलंका में एक पीक पर जाने के लिए, जहां पर वो 1000 सालों तक एक पैरों पर खड़े थे पश्चाताप करने के लिए। तो मतलब इस्लामिक लीजेंड्स में भी इस ब्रिज का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। साइंटिस्ट का अभी भी ये मानना है कि ये एक नेचुरल स्ट्रक्चर है जो टेक्टोनिक मूवमेंट के माध्यम से बना है और इसमें जो सैंड है वो ट्रैप हो गई है कोरल्स में। वो अभी भी इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते कि ये मैन मेड है। इन बिटवीन सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है पिछले कई सालों में। जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से इंडिया और श्रीलंका के बीच में 83 किलोमीटर लंबी एक डीप वाटर कैनाल बनाने का प्रपोजल था, जिससे ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा इंडिया की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट का। जैसे अभी अगर आपको इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट पर जाना है तो आपको पूरे श्रीलंका का चक्कर लगाना होगा, बिकॉज यहाँ पर एक तो राम सेतु है और दूसरा वाटर बहुत शैलो है, शैलो वाटर है, तो जो भारी शिप्स होते हैं वो इसको क्रॉस करके नहीं जा सकते। और दूसरा, अगर भारी शिप को यहाँ से गुजारना है तो शैलो वाटर को खोदना होगा और इसमें जो राम सेतु है उसे भी नुकसान पहुंचेगा। यही कारण है कि जब इस पूरे कनाल को बनाने की बातचीत शुरू हुई तो इसका विरोध किया जाने लगा रिलीजियस बेसिस पर भी और एनवायरमेंटल ग्राउंड पर भी, क्योंकि बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी यहाँ की, मरीन बायोडाइवर्सिटी। अगर आप ऐसी कोई कनाल बनाएंगे तो पहले तो कनाल बनाने में वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट पहुंचेगा, और दूसरा कि जब शिप रूट खुल जाएगा तो शिपिंग रूट के आने जाने की वजह से भी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत नुकसान में जाएगी। इसीलिए इसका विरोध किया गया। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि जो राम सेतु है वो इस पूरे कनाल के प्रोजेक्ट में या उसके एग्जीक्यूशन में अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लैंक स्पेस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और राम सेतु को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो मरीन इकोलॉजी है वो तो फिर भी प्रभावित होगी। ये भी डिमांड रही है कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में है। वेटरन एक्ट्रेस आशा पारीक जी को भी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया और इस लिहाज से वो 52nd अवार्डी बन गई हैं इस ऑनर की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में इस अवार्ड को देना शुरू किया। दादा साहेब फाल्के जी के ऊपर इसका नाम है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। वो 1913 के राजा हरिश्चंद्र मूवी में दिखे थे। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए सिनेमा में हाईएस्ट ऑनर होता है। इसे हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया जाता है, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। इनफैक्ट ये ऑर्गेनाइज होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के एम्बिट में।
जो रेसिपिएंट होते हैं उन्होंने जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया होता है इंडियन सिनेमा के रोल्स एंड डेवलपमेंट में, उसके लिए ऑनर किया जाता है उन्हें। अवार्ड के तौर पे एक स्वर्ण कमल, मेडल, शॉल और 10 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में है। दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट, इसके लिए प्लान ये था कि इस रीजन को पहले नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाएगा ताकि वहां की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद वहां पे 3000 मेगावाट का दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा फॉरेस्ट क्लियरेंस की ग्रांट के बाद। नेशनल पार्क तो डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया 3000 मेगावाट के दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट के लिए। इस बात को लेकर एनजीटी ने कंसर्न रेज किए और एनजीटी ने इस मामले को सू मोटो फॉर्म में रेज किया, मतलब स्वतः संज्ञान ले लिया इस मामले का। सरकार ने इस मामले पर अपना रिस्पॉन्स दिया, ये कहते हुए कि वहां के जो लोकल ट्राइब्स हैं, जो लोग हैं, वो काफी लंबे समय से उस एरिया में रह रहे हैं, वो नेशनल पार्क बनाए जाने के समर्थन में नहीं है क्योंकि इससे उनके राइट्स छिन जाएंगे। इसीलिए नेशनल पार्क अभी बनाया जा पाना संभव नहीं हो रहा है, लेकिन दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो इस मामले को खुद ही रेस किया था उसे डिसमिस कर दिया है और अब इस हाइडल प्रोजेक्ट को बनाने का जो काम है वो आगे बढ़ सकता है। ये जो फ्लड कंट्रोल कम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, दिबांग रिवर पर प्लांट है। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है अरुणाचल प्रदेश में। ये ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ पर फ्लो हो रही है और इस जगह पर, इसी लोकेशन पर यह प्रोजेक्ट बनाया जाना है। जहां पर आशुपानी नदी दिबांग नदी से मिलती है, उसके 1.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में इस डैम को बनाया जाना है। प्रोजेक्ट जो है उसकी मदद से दिबांग डैम के डाउनस्ट्रीम में फ्लड को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसे बनाने में $4 बिलियन का खर्चा आने वाला है। ये 11,222 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कैपेबल होगा हर साल। बात करते हैं एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के माध्यम से 2010 में बनाया गया, मतलब ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी भी है। इसके पास जिम्मेदारी है एनवायरमेंटल इश्यूज को स्पीडली रिजॉल्व करने को लेकर, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने का। एनजीटी को स्टैब्लिश किया गया और ऐसा करने के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसे ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्ट करते हैं। एनजीटी को मामले को 6 महीने में डिस्पोज करना होता है। इसकी 5 सिटिंग है। न्यू दिल्ली में इसकी सेंट्रल सीट है, प्रिंसिपल सीट है। इसके अलावा ये भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई से भी काम करता है। रिविजन करेंगे। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये लो एरियल थ्रेट को शॉर्ट रेंज पर डिस्ट्रॉय कर सकता है, सही है। नौजवान भारत सभा लाला हरदयाल जी ने फाउंड किया, गलत है। भगत सिंह जी ने इसको फाउंड किया था। बाथुकम्मा फेस्टिवल केरला में ऑब्जर्व करते हैं, गलत है। तेलंगाना में ऑब्जर्व किया जाता है। राम सेतु रामेश्वरम जो इंडिया का साउथ ईस्टर्न कोस्ट है और मन्नार आइलैंड श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के नजदीक में, इनको कनेक्ट करता है, सही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत बनाया गया, गलत है। एनजीटी के लिए अपना स्पेसिफिक एक्ट है जो 2010 में आया था। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।